दोस्तों ये स्टोरी का 34वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के प्लीज चेकआउट करें। सॉरी बोला, अंकल क्या आप मुझसे बिना कुछ पूछे बिना किसी सवाल के एक काम कर देंगे? वरदान बोला, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए कितने खास हो। तुम वरदान की जान भी मांगोगे तो वरदान बिना किसी शिकायत के जान भी दे देगा। सॉरी ने ना में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं अंकल मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, लेकिन वादा कीजिए कि आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। वरदान चेयर पर बैठ गया, फिर उसने सौर्य को देखकर कहा, तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मैं वादा करता हूँ तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, बल्कि तुम्हें सपोर्ट करूंगा। सौर्य ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और फिर वरदान से कहा, अंकल आप तो जानते ही हैं मेरी एक बहन है दृष्टि, वह प्रेग्नेंट है, वह दिव्यांश के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन फिलहाल वह नहीं चाहती कि दिव्यांश को इस बारे में पता चले। जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं दृष्टि को समझा बुझा कर दिव्यांश से शादी करने के लिए राजी कर लूंगा। दृष्टि प्रेग्नेंट है यह सुनकर वरदान के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वरदान बोला, यह तो अच्छी बात है, इसके लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? दृष्टि माँ बनेगी तो घर में एक छोटा बच्चा आएगा और हम सबका टाइम भी कितने अच्छे से कट जाएगा। वैसे भी मैंने आज तक किसी छोटे बच्चे को अपनी गोद में नहीं लिया है। सौर्य अपनी बात स्पष्ट करता हुआ बोला, बात वह नहीं है वरदान अंकल, बात यह है कि दृष्टि जिद करके दिल्ली चली गई क्योंकि यहाँ दिव्यांश उसे मनाने के लिए पूर्वी के फ्लैट में जाता रहता था। प्रेगनेंसी की वजह से दृष्टि दिव्यांश से इरिटेट होने लगी, इसलिए वह पूर्वी को लेकर दिल्ली चली गई। मैं बस आपसे यह चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को दिल्ली से यहाँ से फिर बुला लीजिए। सौर्य फिर वरदान के पैरों के पास पंजों के बल बैठता हुआ बोला, अंकल मेरे पास सोर्स नहीं है, ना बॉडीगार्ड है, ना पैसा। इस कंपनी में भी मैं आपके रहमो करम पर नौकरी कर रहा हूँ। अगर आप सच में मुझे अपने बेटे समान मानते हैं तो मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए, मेरी बहन को यहाँ वापस बुला लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन वहाँ अकेले रहे, वैसे भी वह प्रेग्नेंट है। वरदान ने अपना हाथ सौर्य के सर पर रखा और फिर अपने दोनों हाथों में सौर्य का चेहरा पकड़कर उसके माथे को चूम कर कहा, बस मेरा बच्चा इसलिए इतना परेशान है। सौर्य ने एक नज़र वरदान की आंखों में देखा। सौर्य को कहीं ना कहीं वरदान में अपने पापा नजर आते थे, लेकिन फिर भी सौर्य अपनी फीलिंग को दबा लेता था। फिर भी अंदर से बहुत अकेला था, उसे एक सपोर्ट चाहिए था और वह चाह कर भी वरदान से डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मांग सकता था। वरदान के इतना प्यार से पूछने पर सौर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान बोला, जाकर अपनी सीट पर बैठो, कल सुबह तुम्हें दृष्टि रजावत हाउस में मिलेगी, बेफिक्र रहो अपने। वरदान अंकल पर इतना यकीन तो तुम कर ही सकते हो, मैं सही सलामत दृष्टि को यहाँ बुला लूंगा। सौर्य खड़ा हो गया, वरदान सर के केबिन से चला गया। वरदान ने जाते ही सौर्य के अपनी चेयर पर बैठा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वीरा का फ्लैट। वीरा सुबह सुबह रेडी हो गई थी। वीरा ने एक वाइट कुर्ती और ब्लू जीन्स पहनी, हाथों में वॉच पहनी, बालों का पोनी टेल बनाया और फिर अपना बैग उठाकर अवनीत के कमरे में आकर बोली, अवनीत मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम्हें भूख लगेगी तो अपने विराज भैया से कह देना, वह तुम्हें खाना खिला देंगे। विराज जो कि अवनीत के साथ उसी का बेड शेयर करता था, वह अंगड़ाई लेकर उठा और वीरा को तैयार होते हुए देखकर बोला, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूँ, आप चलेंगे? वीरा ने हल्के गुस्से में कहा। इस पर विराज ने हंसकर कहा, मर जाना, लेकिन पहले मुझे माफ कर दो। वीरा इरिटेट हो गई और बोली, सर मैंने आपको माफ कर दिया, आप यहाँ से जाते क्यों नहीं? 3 दिन से यहीं पड़े हैं मेंशन में, सब आपकी फिक्र कर रहे होंगे। विराज ने अपनी गर्दन चटकाई और फिर वीरा को देखकर बोला, तुम पहले मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। रही बात मेंशन में सब परेशान हो रहे हैं तो चाचू को लगता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी प्रॉब्लम में हो ही नहीं सकता। बाकी 4 लड़कों को तो मैं भी पीट सकता हूँ। चाचू से बात की थी और चाचू कह रहे हैं कि वीरा के घर ज्यादा सिक्योर हूँ। वह जब भी विराज को यहाँ से जाने के लिए कहती, विराज उसे डायलॉग मारता। वीरा पैर पटक करके चली गई और विराज के लिए एक ग्रीन टी बनाकर वीरा ने गुस्से में उसे नाइट स्टैंड पर चाय का कप रखते हुए कहा, अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। विराज ने एक सिप ली और बोला, तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, आप प्लीज मेंशन चले जाइए। वीरा गुस्से में बोली। विराज ने अपनी चाय धीरे धीरे खत्म की और फिर वीरा को देखकर कहा, पहली बात चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आने के बाद यूट्यूब पर देखकर अपना और अवनीत का खाना भी बनाना है। दूसरी बात, मैं इस घर से तुम्हें लेकर जाए बिना नहीं मानूंगा। जब तक तुम और अवनीत मेरे साथ रघुवंशी मेंशन नहीं चलोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तीसरी बात, अवनीत को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है।
जो तुम अकेले तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वीरा ने इरिटेट होकर अपने बाल पकड़कर हिलाते हुए कहा, तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से तैयार हो जाइए, ड्रॉप कर दीजिए मुझे, कॉलेज लेट हो रहा है। विराज वीरा को चिढ़ाने के लिए बड़े आराम से बेड से उतरा और अपने हाथों को फैला दिया। विराज का हाथ बिल्कुल वीरा के गले पर जाकर लगा। वीरा ने गुस्से में विराज का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। विराज को दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर दर्द से कराहते हुए कहा, वीरा मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। वीरा गुस्से में बोली, आज इस हाथ को तोड़ ही देती हूँ, या बहुत लड़कियों के गालों को छूता है। विराज को वीरा की बात सुनकर हंसी आ गई और उसने अपना हाथ वीरा के हाथ से छुड़वाकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, यहाँ अवनीत है, वरना मैं तुम्हें इसका जवाब बहुत अच्छे से देता। फिर उसने अवनीत की तरफ देखा और आंख मार दी। अवनीत ने भी बदले में विराज को देखकर दोनों पलकें झुका दी। वीरा फिर से इरिटेट हो गई। उसने अपने दोनों हाथ विराज के कमर पर रखे और उसे वॉशरूम की तरफ धकेलते हुए कहा, जल्दी जाओ और नहाकर बाहर आओ। इस पर विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर वीरा को देखकर कहा, तुम भी चलो ना, हेल्प कर देना। वीरा का सब्र टूटता जा रहा था। वीरा दांत पीसते हुए बोली, किसी दिन मैं आपको जान से मार दूंगी। विराज ने फिर से हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यह जान तुम्हारी दी हुई है, जब चाहे ले लेना। फाइनली वीरा ने अपनी सारी फोर्स लगाकर विराज को वॉशरूम में धक्का दे दिया और फिर बाथरूम का गेट बंद करके बोली, 15 मिनट है आपके पास, अगर 15 मिनट में आप बाहर आ गए तो ठीक, वरना मैं चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद विराज गाड़ी चला रहा था और वीरा गुस्से में उसके पास बैठी थी। वीरा ने विराज को 15 मिनट दिए थे, लेकिन विराज पूरे आधे घंटे में तैयार हुआ। विराज जानबूझकर आराम आराम से रेडी हुआ था। विराज वीरा की गुस्से वाली शक्ल देखकर बहुत खुश था। कहीं ना कहीं विराज को भी वीरा की कंपनी अच्छी लगती थी। करीब 1 घंटे बाद विराज ने गाड़ी एक कॉलेज के बाहर रोकी। वह कॉलेज टॉप क्लास का कॉलेज था, शहर का नंबर 1 कॉलेज था। वहाँ आम लड़कियां एडमिशन ले ही नहीं सकती थी, वहाँ तो रिच फैमिली के बच्चे ही एडमिशन ले सकते थे। सिवाय ने वीरा का एडमिशन इस कॉलेज में इसलिए कराया था कि वीरा जल्द से जल्द अपने एम को अचीव कर ले और फ्यूचर में उसे कभी किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करने में दिक्कत ना आए। वीरा गाड़ी से बाहर उतरी। उसकी आंखों के सामने कॉलेज था, वह कॉलेज जिसके लिए उसने विराज को खुद को डेडिकेट कर दिया था। वीरा के सामने उसके सपने थे, वह सपने जिसे वह सिवाय की मदद के बिना पूरे नहीं कर पाती। सिवाय ने भी वीरा के सपनों को ध्यान में रखते हुए उसे वह सब कुछ दिया जो वह डिजर्व करती थी। कॉलेज को देखकर वीरा की आंखें नम हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस कॉलेज में एडमिशन लेगी। वीरा की आंखों में आंसू देखकर विराज ने कहा, सोच क्या रही हो वीरा? वीरा, तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ और कर लो अपने सपने पूरे। जितना ऊंचा उड़ना है उड़ जाओ, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। वीरा ने नम आंखों से विराज की तरफ देखा और आंखों आंखों में थैंक यू बोल दिया। विराज वीरा के आई कांटेक्ट को समझते हुए बोला, मुझे थैंक यू नहीं, माफी चाहिए। इस पर वीरा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माफी तो आपको नहीं मिलेगी, अब जाइए यहाँ से। अवनीत का और खुद का नाश्ता बनाकर खा लीजिए। विराज ने अपने बालों में हाथ मारकर कहा, तुम्हारी माफी के चक्कर में तुमने मुझे बावर्ची तक बना दिया, पर मैं भी कम नहीं हूँ, माफी तो तुम्हारी लेकर ही रहूंगा। वीरा बोली, अच्छा सर, अब चले जाइए। विराज ने कहा, मैं कहाँ चला जाऊं, अभी तो मैं तुम्हें कॉलेज दिखाऊंगा। वीरा ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, कॉलेज में खुद देख लूंगी, आप जाइए। विराज बोला, मैं नहीं जाने वाला, आखिर इतने दिनों बाद मैं इस कॉलेज में आया हूँ तो अपने कॉलेज को देख तो लूं। वीरा ने हैरानी से पूछा, आपने भी अपनी पढ़ाई यहीं से की है? विराज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने क्या, सिवाय भैया, दिव्यांश भैया ने भी यहीं से पढ़ाई की है। इनफैक्ट चाचू और मेरे पापा ने भी यहीं से पढ़ाई की है। वीरा ने हैरान होते हुए पूछा, मतलब रघुवंशी परिवार में सब यहीं से पढ़े हुए हैं? इस पर विराज ने कहा, अरे वीरा, यह कॉलेज ही रघुवंशी परिवार का है, यह कॉलेज हमारा ही है। मेरे बड़े पापा ने आज से 5 साल पहले इसे खरीदा था। बड़े पापा जानती हो ना, दिव्यांश और सिवाय भैया के पापा। वीरा ने हैरान होते हुए कहा, मतलब सिवाय भैया ने मेरा अपने कॉलेज में ही एडमिशन करवा दिया? सिवाय भैया ने तो पैसे बचा लिए, सिवाय भैया तो बड़े चालू निकले। यह सुनते ही विराज को हंसी आ गई। विराज खुलकर हंस रहा था। वीरा ने पहली बार विराज को इतना हंसते हुए देखा था। वीरा की आंखें तो विराज पर ही टिक गई। विराज ने वीरा को पूरा कॉलेज घुमाया। विराज वीरा को उसकी क्लासरूम में छोड़कर वीरा के फ्लैट में वापस आ गया। रजावत हाउस, सॉरी, आज सुबह 4 बजे ही उठ गया था।
या कह सकते हैं कि वह पूरी रात सोया ही नहीं। उसे दृष्टि का इंतजार था। वरदान ने उससे वादा तो कर दिया था कि अगले ही दिन दृष्टि उसे सही सलामत रजावत हाउस में मिलेगी, लेकिन फिर भी शौर्य का दिल जोरों से धड़क रहा था। शौर्य किसी भी हालत में अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था। शौर्य जानता था आर्या सिवाय के साथ बिल्कुल सुरक्षित है, जबकि दृष्टि को रणविजय सिंह राणा कभी भी मार सकता है। शौर्य ने जैसे तैसे 2 घंटे और काट लिए, लेकिन अब उसे 1 मिनट काटना भारी हो रहा था। वह बस अपनी बहन को सही सलामत अपने आंखों के सामने देखना चाहता था। शौर्य भी अपनी जिंदगी में तो खुश था ही नहीं, उसकी जिंदगी तो उसकी बहनों के नाम थी। उसने कभी अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। थोड़ी देर बाद वरदान अपने रूम से निकलकर हॉल में आया, जहां शौर्य बेचैनी से चक्कर काट रहा था। वरदान ने शौर्य को देखा तो समझ गया कि शौर्य पूरी रात नहीं सोया। उसे दृष्टि की फिक्र हो रही है। वरदान सोफे पर बैठ गया। उसने एक सर्वेंट को देखकर कहा, मेरे लिए ग्रीन टी लेकर आओ। वह सर्वेंट वरदान की बात सुनकर किचन में चला गया। शौर्य ने एक नज़र वरदान को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। अगर वह वरदान से कुछ पूछता तो इसका सीधा मतलब यह निकलता कि उसे वरदान पर यकीन नहीं है। लेकिन शौर्य अपनी बेचैनी का क्या करे। जब से उसे पता चला था कि रणविजय सिंह राणा उसकी बहन को मारना चाहता है, तब से शौर्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शौर्य जितना बेचैन था, वरदान उतना ही रिलैक्स होकर अपनी ग्रीन टी पी रहा था। तभी वरदान का फोन वाइब्रेट हुआ। वरदान ने अपना फोन चेक किया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरदान फोन लेकर गार्डन में चला गया और तभी गार्डन के गेट से एक गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी को देखकर वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला, जिसकी उम्र करीब 25 या 26 साल होगी। 6 फुट हाइट, हट्टा कट्टा। लड़के का रंग हल्का सा सांवला था। वह लड़का वरदान के पास आकर बोला, सर, आपने जो काम दिया था मैंने कर दिया। वरदान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शाबाशी देते हुए कहा, मैं जानता हूँ अगर मैंने तुम्हें काम दिया है तो तुम उस काम को अच्छे से पूरा करोगे। डैनी ने मुस्कुराकर हल्की सी गर्दन हिला दी। वरदान ने कहा, अच्छा, अब जाओ नाश्ता कर लो, फिर अपना काम संभाल लेना। डैनी विला के अंदर चला गया। डैनी ने अंदर जाकर शौर्य को देखा। डैनी को समझते देर नहीं लगी कि जिस लड़की को वह लेकर आया है वह लड़की शौर्य की बहन है। डैनी ने शौर्य से कहा, शौर्य सर, आपकी बहन आ गई, बाहर गार्डन में है, जाइए मिल लीजिए। डैनी शौर्य को अच्छे से जानता था, लेकिन शौर्य डैनी को बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन शौर्य ने इस वक्त सिर्फ डैनी की एक ही बात सुनी, आपकी बहन बाहर गार्डन में है। शौर्य के पैर में तो जैसे पहिए लग गए थे। शौर्य बाहर आया तो उसने देखा पूर्वी और दृष्टि दोनों ही गार्डन में वरदान के पास खड़ी हैं। शौर्य सीधा गया, उसने दृष्टि को गले लगा लिया। प्रेगनेंसी की वजह से दृष्टि बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, इसलिए उसने थोड़ा सा शौर्य को खुद से दूर करते हुए कहा, बस करो भैया, अब इतना प्यार भी करना ठीक नहीं। एक तो आपने बिना नोटिस मुझे यहाँ बुला लिया और अब यह प्यार दिखाकर मुझे इरिटेट कर रहे हो। उसकी बात सुनकर पूर्वी और शौर्य एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक साथ गर्दन हिला दी, जैसे एक दूसरे से कह रहे हों, सच में बहुत भयंकर बच्चा आने वाला है। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। दिव्यांश अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी पैंथर भागता हुआ उसके पास आया। पैंथर को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश बोला, तू इतना भागते हुए क्यों आया है? डेफिनेटली कोई गुड न्यूज है, जल्दी बताओ, क्या मेरी शिकंजी वापस आ गई? पैंथर ने हाँ में गर्दन हिला दी तो दोनों ही केबिन में डांस करने लगे। दिव्यांश को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया वापस आ गई हो। दिव्यांश ने थोड़ा सा डांस करके जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और केबिन के गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन वह केबिन के गेट को खोलता उससे पहले ही पैंथर ने दिव्यांश का हाथ पकड़कर कहा, सर, यह क्या कर रहे हैं आप? अभी जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप रात को जाना। वैसे भी दृष्टि भाभी शौर्य और वरदान सिंह रजावत के घर में और इस टाइम मुझे नहीं लगता कि शौर्य या वरदान रजावत आपको दृष्टि से मिलने देंगे, तो बेहतर होगा कि आप भी एक मंझे हुए आशिक की तरह खिड़की से जाइए। दिव्यांश के चेहरे की मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, यार, प्यार में अब खिड़की से भी जाना पड़ेगा?
पैंथर ने इस पर हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सर, बिल्कुल, प्यार में तो वह सब कुछ करना पड़ता है जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। दिव्यांश ने अपना एक हाथ पैंथर के गले में लपेटे हुए कहा, अच्छा बच्चू, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं और मेरे डायलॉग मुझे ही मार रहा है। इस पर पैंथर और दिव्यांश दोनों ही हंसने लगे। दिव्यांश बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। दिव्यांश का मन आज ऑफिस के काम में लग ही नहीं रहा था। उसका बस चलता तो वह इसी वक्त दृष्टि के पास पहुंच जाता, लेकिन पैंथर ने उसे रोक दिया। दिव्यांश ने जैसे तैसे करके आज का दिन काटा। 7:30 बजे दिव्यांश ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, पैंथर को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। पैंथर ने दिव्यांश के केबिन का गेट खोलते हुए कहा, सर, अभी सिर्फ 7 बजे हुए। दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। उसने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अपना सर टेबल पर रखकर फिर ऊपर किया और हंसते हुए बोला, यार पैंथर, तू नहीं समझेगा मेरी बेचैनी। मैं दृष्टि के बिना कैसे रहता हूँ तू जानता है, फिर भी ऐसे सवाल करता है। बस एक बार दृष्टि को देख लूंगा तो वादा करता हूँ 1 हफ्ते तक उससे मिलने की जिद नहीं करूंगा, और 1 हफ्ते बाद फिर आपको दृष्टि भाभी से मिलना होगा। इस पर दिव्यांश ने कहा, नहीं, लेकिन हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश के जिद करने पर पैंथर और दिव्यांश दोनों ही रजावत हाउस के बैक साइड में गाड़ी में बैठे थे। रात के 8 बज गए थे। दिव्यांश ने एक्साइटमेंट की वजह से डिनर भी नहीं किया था, जिसकी वजह से पैंथर को भूख लग रही थी। दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, पैंथर, अब तो 8 बज गए, अब तो अंदर चल। पैंथर थोड़ा इरिटेट हो गया। पैंथर ने कहा, सर, आप खुद को क्या सुपरमैन समझते हैं? आप जाएंगे और दृष्टि भाभी आपको देखकर खुश हो जाएंगी। अगर उन्होंने आपकी आवाज भी सुन ली ना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। इस पर दिव्यांश ने कहा, यार समझ नहीं आता, मुझे गुस्सा आने लगा है और दृष्टि को गुस्सा ज्यादा आने लगा है। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरा गुस्सा दृष्टि में ट्रांसफर हो गया। इस पर पैंथर को हंसी आ गई। वह हंसते हुए बोला, लोगों पर प्यार का रंग चढ़ता है, लेकिन दृष्टि भाभी पर आपके गुस्से का रंग चढ़ गया। दोनों ही बातें कर रहे थे, दोनों ही आधी रात होने का इंतजार कर रहे थे। पैंथर ने डिसाइड किया था कि वह 12 बजे रजावत हाउस में चुपचाप जाएंगे, लेकिन दिव्यांश को 12 बजे तक का सब्र नहीं था। फिर 11 बजे ही अंदर जाने का डिसाइड किया। फाइनली रात के 11 बज गए। अब तो दिव्यांश से 1 मिनट भी इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वह जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और उसने पैंथर को भी बाहर आने का इशारा किया। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही रजावत हाउस के बैक साइड में खड़े थे। दोनों ने जैसे तैसे रजावत हाउस की दीवार कूद कर बैक साइड के गार्डन में आ गए। दिव्यांश ने पैंथर को कहा, यार इन कमरों में से दृष्टि का कमरा कौन सा होगा? मैं आपको एस्ट्रोलॉजर दिखाई देता हूँ जो आंखें बंद करके बता दूंगा कि दृष्टि भाभी का कमरा कौन सा है। मुझे नहीं पता कौन सा कमरा है, पैंथर बोला। दिव्यांश बोला, नहीं पता तो जाकर हर कमरा चेक करो। इस पर पैंथर चिढ़ता हुआ बोला, देखो सर, अब आप मुझे ज्यादा ही परेशान कर रहे हो। मैं कोई जिन नहीं हूँ जो उड़कर इन कमरों में जाकर देखूं कि दृष्टि भाभी कौन से कमरे में है। इस पर दिव्यांश ने पैंथर के सर पर मार कर कहा, तो तूने पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं निकाली? अब हमें कैसे पता चलेगा दृष्टि कौन से कमरे में है? मैं पहले ही बहुत वेट कर चुका हूँ, अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। मुझे नहीं पता, जल्दी से पता करके बता कि दृष्टि कौन से कमरे में है। दोनों आपस में जमकर बहस कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि वरदान रजावत कब से उन दोनों को गार्डन में खड़ा हुआ देख रहा था। वरदान उन दोनों को जहां से देख रहा था वहां से वरदान तो उन दोनों को देख सकता था, लेकिन वह दोनों वरदान को नहीं देख सकते थे। वरदान उन दोनों को देख रहा था। वरदान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। वरदान ने दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा तेज आवाज में कहा, सॉरी, पूर्वी और दृष्टि उस कमरे में सो रहे हैं जहाँ की बालकनी में गुलाब के 4 पॉट रखे हुए हैं। तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करना, अब तक वह गहरी नींद में सो चुकी होगी। बात सुबह कर लेना। वरदान ने ही इनडायरेक्टली दिव्यांश को दृष्टि का कमरा बता दिया। वरदान रजावत की बात सुनकर पहले तो पैंथर और दिव्यांश ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। उन्हें लगा कि वह दोनों पकड़े गए। फिर उन्होंने गार्डन में नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब जाकर उन दोनों को तसल्ली हुई कि वरदान की आवाज घर के अंदर से आ रही थी और वह सच में सॉरी से बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश भी थे कि उन्हें फाइनली दृष्टि का कमरा पता चल गया। दोनों ही उस कमरे के सामने थे। कमरे की बालकनी से एक बेल लटका
खड़खड़ा रही थी। दिव्यांश ने बेल को पकड़कर कहा, पैंथर यह मेरा वेट संभाल लेगी ना? उस पर पैंथर बोला, नहीं संभाल पाई तो मैं नीचे आपको कैच कर लूंगा। मतलब तू मेरी हड्डियां भी तोड़वाएगा और खुद की भी। दिव्यांश हंसकर बोला। पैंथर एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं लगता था सर कि जब आपको प्यार होगा तो मुझे ऐसे काम ही करने पड़ेंगे। इस वक्त ऑफिस का कोई स्टाफ हमें देख ले तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएगा। दिव्यांश रघुवंशी एक सिरफिरे आशिक की तरह जिद करता हुआ दृष्टि भाभी के पास जा रहा है। दिव्यांश ने उस बेल को पकड़ लिया और उस पर चढ़ने लगा। पैंथर दिव्यांश को चढ़ते हुए देख रहा था। पैंथर ने मन ही मन हंसकर कहा, सर ने तो बंदर की भी ट्रेनिंग ले रखी है, कोई ऐसा काम नहीं जो इस बंदे ने किया ना हो। दिव्यांश बालकनी में पहुंच चुका था। फिर उसने इशारा करके पैंथर को भी ऊपर आने के लिए कहा। पैंथर भी बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। वहीं वरदान उन दोनों को ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था। तभी उसे उसकी और वंशिका की पहली मुलाकात याद आ गई। वरदान भी पहली बार राजपूत हवेली ऐसे ही चोरी से गया था और वहीं उसकी मुलाकात वंशिका से हुई थी। फ्लैशबैक। सुनसान सड़क पर एक लग्जरी गाड़ी दौड़ रही थी। उस गाड़ी के अंदर वरदान सिंह रजावत बैठा था। गाड़ी का ड्राइवर जो कि थोड़े बुजुर्ग थे और वरदान का हितैषी भी था। उस बुजुर्ग आदमी ने ड्राइव करते हुए कहा, वरदान बेटा, यह माफिया वर्ल्ड तो हम जैसे इंसानों के लिए नहीं है। इस दुनिया में आना तो आसान है लेकिन इस दुनिया से जाना बहुत मुश्किल। इस दुनिया में हर कदम पर मौत मिलती है। वरदान ने हंसकर कहा, बाबा आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, भला मुझे किसके लिए जीना है? अगर मौत भी आ जाए तो वरदान सिंह रजावत को परवाह नहीं। इस पर वह बुजुर्ग आदमी ड्राइव करता हुआ बोला, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई आ जाएगा तो मौत से डरने लगोगे? वरदान ने हंसकर कहा, बाबा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगा। मैं पूछ रहा हूँ वरदान, अगर आ गया तो क्या इस दुनिया को छोड़ दोगे? तो क्या तुम्हें मौत से डर लगने लगेगा? तो क्या तुम एक साधारण सी जिंदगी जीने लगोगे? मुझे मेरी बातों का जवाब दो, वरना। इस बार बाबा ने वरदान पर जोर देते हुए पूछा। वरदान ने हंसकर कहा, बाबा आपने मेरे लिए कोई लड़की तो नहीं देख ली? बाबा ने फिर कहा, यह मेरे सवालों का जवाब नहीं। वरदान ने कहा, अच्छा बाबा, अगर कोई लड़की मेरी जिंदगी में आई और मुझे उससे प्यार हुआ तो शायद मैं इस दुनिया को छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। बाबा को उनका मनपसंद जवाब मिल गया था। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तुम नहीं जानते वरदान, मैं सच में तुम्हें अपने बेटे समान मानता हूँ। मैं अपने भगवान से दुआ करूंगा कि बेशक वह मेरी जान ले ले लेकिन तुम्हारी जिंदगी में एक प्यारी सी लड़की भेज दे जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी सको। सच बताऊं तो मैं तुम्हें माफिया वर्ल्ड में नहीं देखना चाहता। तुम बुरे कामों के लिए नहीं बने हो, तुम तो दुनिया में नेक काम करने के लिए बने हो। इस पर वरदान जोर जोर से हंसने लगा। वरदान की हंसी देखकर बाबा को भी हंसी आ गई और वह भी हंसने लगे। अचानक ही सामने से एक बुलेट आकर वरदान के गाड़ी के अंत में आकर लगी। गाड़ी का शीशा टूट गया और तभी एक और बुलेट चली जो सीधा बाबा के सीने पर जाकर लगी। गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और पेड़ से जा टकराई। वरदान जल्दी से गाड़ी से उतरा और बाबा के पास गया। बाबा तब तक अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द से कराह रहे थे। मौत उनके सामने थी, फिर भी उन्होंने दर्द में हंसकर कहा, देखा वरदान, भगवान ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली। अब बहुत जल्द तुम्हारी इस अंधेरे की दुनिया में रोशनी आने वाली है। जो भी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी उसे बिना किसी शिकायत के अपने दिल में जगह देना और जल्द से जल्द माफिया वर्ल्ड को छोड़ देना। वरदान ने पैनिक होते हुए कहा, बस कीजिए बाबा, यह वक्त इन बातों का नहीं है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इस पर बाबा ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है वरदान, हो ना हो यह अटैक तुम पर हुआ है और वह लोग आते ही होंगे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वरदान सिंह रजावत ने भागना नहीं सीखा। अगर वह लोग आएंगे तो उन्हें मेरे गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, समझे आप? वरदान बाबा की सीट बेल्ट खोलने लगा। बाबा ने वरदान का हाथ पकड़ लिया और कहा, हमेशा गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए वरदान, कभी कभी जीतने के लिए भागना भी पड़ता है। हमें नहीं पता वह कितने लोग होंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। वरदान ने हल्के गुस्से में कहा, बाबा आपको इस हालत में छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
तभी एक और बुलेट वरदान की गाड़ी पर लगी जो सीधा बाबा के गर्दन पर आकर लगी और इस वक्त बाबा की मौत हो गई। लेकिन उनकी आंखें खुली थी, जैसे वह वरदान से रिक्वेस्ट कर रही हों कि यहाँ से चले जाओ, वरना उनकी आंखों में से एक आंसू बह गया। वरदान ने सीधा हाथ बढ़ाकर बाबा की आंखें बंद कर दी, जिसका साफ पता मतलब था कि वह बाबा की बात मान रहा है। वरदान ने अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट खोला और वहां उसमें से अपनी गन उठाई और जंगल की तरफ भाग गया। वरदान के पीछे कितने लोग थे वरदान को नहीं पता था और तभी एक और बुलेट वरदान की बाजू को छूती हुई गई। वरदान के बाजू से खून आने लगा। वरदान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने ठंडे दिमाग से काम लिया। उसने बाबा की बात मानकर वार नहीं किया। वरदान भागता हुआ राजपूत हवेली आ गया था, जहां उसको इस वक्त राजपूत हवेली के बारे में कुछ नहीं पता था। वरदान ने देखा कि एक बालकनी में बेल लटकी हुई है। वरदान ने खुद को बचाने के लिए उस बालकनी की बेल को पकड़कर उस कमरे में आ गया। वह कमरा किसी और का नहीं बल्कि वंशिका का था। वरदान जब कमरे में आया तो बेड पर एक 3 साल का बच्चा टॉय के साथ खेल रहा था। वह बच्चा कोई और नहीं शौर्य था, जो वंशिका के साथ ही सोता था, क्योंकि उस वक्त शारदा प्रेग्नेंट थी। उसकी कोख में दृष्टि पल रही थी, जिसकी वजह से वह शौर्य का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाती थी। इसलिए शौर्य को संभालने की जिम्मेदारी वंशिका ने ले रखी थी। वरदान ने जब शौर्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जबकि वरदान के हाथों से खून निकल रहा था और वरदान बहुत दर्द में था। लेकिन फिर भी शौर्य को देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। वरदान वंशिका को बाद में मिला था, जबकि शौर्य से उसकी मुलाकात पहले हुई थी। वरदान कमरे के अंदर आया और कार्टन के पीछे छुप गया। तभी वंशिका एक हॉट पिंक कलर का चूड़ीदार सूट पहनकर कमरे में आई। वरदान को वंशिका की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कार्टन हटाकर देखा भी नहीं। वंशिका ने कबर्ड में से एक पिंक कलर का नाइट सूट निकाला, फिर शौर्य को देखकर बोली, सॉरी, लड़के लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए नहीं देखते। अच्छे बच्चे की तरह आंखों पर हाथ रखो और पलट जाओ। शौर्य एक अच्छे बच्चे की तरह बेड से खड़ा हुआ। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और फिर पलट गया, पीछे खड़ा हो गया। वरदान भी वंशिका की बातें सुन रहा था। उसे वंशिका की बैक साइड दिखाई दे रही थी। वंशिका ने अब अपने कपड़े चेंज करने शुरू किए। वरदान ने भी जब देखा कि वंशिका कपड़े चेंज कर रही है तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। वंशिका ने कपड़े चेंज करके कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। वरदान और शौर्य दोनों ने अपनी आंखें खोली। वंशिका शौर्य के पास आकर बोली, शौर्य देखो कितनी रात हो गई है और तुम हो कि सो ही नहीं रहे हो। चलो अब जल्दी से सो जाओ। वंशिका के सुलाने पर शौर्य धीरे धीरे सो गया, जबकि कार्टन के पीछे खड़ा हुआ वरदान को बहुत दर्द हो रहा था। वरदान से अब रहा नहीं गया तो वह कार्टन हटाकर कमरे में आ गया। वंशिका ने जैसे ही वरदान को देखा उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी वरदान ने वंशिका के मुंह पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम गलती से भी चिल्लाई तो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए ठीक नहीं होगा। वंशिका की आंखें तो ऑलमोस्ट बाहर आने को हो गई थी। वंशिका ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी रात को उसके कमरे में कोई लड़का भी आ सकता है। वरदान ने फिर कहा, मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा रहा हूँ। अगर तुम चिल्लाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वरदान ने एक हाथ से वंशिका को गन से पॉइंट किया। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। वरदान ने वंशिका के मुंह से हाथ हटा लिया। वरदान हिम्मत करके सोफे पर बैठ गया। वरदान के हाथ से कंटिन्यू खून आ रहा था। वंशिका तो चुपचाप डरी सहमी हुई कोने में खड़ी थी। बेशक वंशिका इस वक्त वरदान से बहुत डर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खून देखकर उसे वरदान पर तरस भी आ रहा था। आखिर शौर्य वंशिका के ऊपर ही तो गया था। वरदान ने अपनी गन टेबल पर रखी और खुद से ही अपनी कमीज उतारने लगा, लेकिन वरदान को बहुत दर्द हो रहा था। वरदान ने एक नजर वंशिका को देखा। वंशिका भी वरदान को ही देख रही थी। वंशिका के आंखों में हल्के से आंसू थे, जो शायद डर की वजह से थे। वरदान ने वंशिका की आंखों में देखकर कहा कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वंशिका भी वरदान की आंखों में देखकर समझ गई कि इस वक्त वरदान को उसकी मदद चाहिए। वंशिका हिम्मत करते हुए आगे आई और उसने कांपते हाथों से वरदान की कमीज के बटन खोलने लगी। इस वक्त वरदान और वंशिका का चेहरा एक दूसरे के काफी करीब था। वंशिका का ध्यान तो वरदान की कमीज खोलने में था, जबकि वरदान का पूरा ध्यान वंशिका
वंशिका के बदन से आए खुशबू पर था। वरदान ने अपनी आंखें बंद कर ली और वंशिका की खुशबू को महसूस करने लगा। तब तक वंशिका ने वरदान की कमीज के सारे बटन खोल दिए। वंशिका ने अपने हाथों से धीरे धीरे वरदान की कमीज उसके बदन से अलग कर दी। वरदान की लाइट येलो कमीज पूरी लाल हो चुकी थी। वंशिका की नज़र जो वरदान की बॉडी पर पड़ी तो एक सेकंड के लिए उसकी नज़र वरदान की बॉडी पर ही ठहर गई। वरदान की बॉडी किसी मॉडल से कम नहीं थी। देखकर लगता था कि जिम में कितना पसीना बहाया है। कुछ सेकंड वरदान की बॉडी देखने के बाद वंशिका ने अपनी नजरें वरदान की बॉडी से हटा ली। वंशिका ने कबर्ड खोला, उसमें से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और फिर वरदान की बैंडेज करने लगी। वरदान को दर्द हो रहा था लेकिन उसकी नज़र कंटिन्यू वंशिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। वरदान पहली बार किसी लड़की को इतना निहार रहा था। वंशिका ने बहुत अच्छे से वरदान की बैंडेज कर दी और फिर एक पेन किलर देते हुए कहा, आप इसे खा लीजिए, आपको दर्द नहीं होगा। वरदान बोला, मुझे पेन किलर की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना मुंह बंद रखना, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे बारे में किसी को मत बताना वरना तुम और तुम्हारा या बेटा। वरदान ने इतना ही कहा था कि वंशिका गुस्से में बोली, आप मुझे धमकी नहीं दे सकते बल्कि आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने आपकी मदद की है। वंशिका ने यह सारी बातें बोल तो दी थी लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वरदान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वरदान अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर सोफे से खड़ा हुआ और वंशिका 4 कदम पीछे हट गई। उसे इस वक्त वरदान से बहुत डर लग रहा था, जबकि वरदान बहुत स्मार्ट और डेसिंग था। लेकिन जब से उसने वरदान के हाथ में गन देखी थी, वंशिका की जान हलक को आ गई थी। वरदान जानबूझकर वंशिका को डराने के लिए एक कदम वंशिका के करीब चला और वंशिका डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। वरदान ने एक और कदम बढ़ाया और वंशिका पीछे हटती हुई अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, देखो मेरे नजदीक मत आना वरना मैं सबको बता दूंगी। वंशिका कंटिन्यू यही बात बोलती रही लेकिन वरदान वह तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो धीरे धीरे वंशिका के बिल्कुल करीब आ गया। वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। उसे तो वंशिका पहली ही नजर में पसंद आ गई। वंशिका डर के मारे दीवार से लग गई थी और वरदान बिल्कुल वंशिका के करीब खड़ा था, इतना कि वरदान की सांस वंशिका की गर्दन को छू रही थी। वंशिका ने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली। वरदान वंशिका के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। वरदान ने मन ही मन कहा, काश यह लड़की शादीशुदा ना होती, काश इसका एक छोटा सा बेबी ना होता तो इसे आज ही अपने साथ अपने घर ले जाता, एक अच्छी फैमिली शुरू करता और यह काली दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देता। इसे देखकर कहाँ लगता है कि इसका इतना बड़ा बच्चा भी होगा। लगता है माँ बाप ने शादी जल्दी कर दी। काश इसके माँ बाप थोड़ा वेट कर लेते तो आज यह मेरी बाहों में होती। वंशिका को इस वक्त वरदान से बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वरदान अपनी लिमिट क्रॉस ना कर दे। वंशिका ने घबराहट में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज प्लीज कुछ मत कीजिए, प्लीज मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज कुछ मत कीजिए। वंशिका तो आंखें बंद किए अपनी ही धुन में वरदान से रिक्वेस्ट कर रही थी। करीब 2-3 मिनट तक जब वरदान ने रिएक्ट नहीं किया तो वंशिका ने आंखें खोलकर देखा, वरदान उसके पास था ही नहीं, वह तो सौर्य के पास जाकर लेटा था। वंशिका ने वरदान को सौर्य के पास देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसने मन ही मन वरदान को कोसते हुए कहा, एक तो मेरे घर में आ गए, ऊपर से मेरे भतीजे के पास जाकर ही लेट गए। वंशिका वरदान के पास आई और उसे गुस्से में देखने लगी। वंशिका ने गुस्से में एक फ्लावर पॉट उठाया और वरदान की तरफ मारने को हुई। वह मारना नहीं चाहती थी, बस अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। वरदान ने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद किए हुए ही कहा, इस छोटे से फ्लावर पॉट से मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वंशिका को हैरानी थी कि वरदान को कैसे पता कि वह उसे फ्लावर पॉट से मारना चाहती है। वंशिका ने चुपचाप फ्लावर पॉट साइड में रखा और पलट कर जाने लगी। वरदान ने उसे रोकते हुए फिर कहा, सोफे पर फिट नहीं होगी तो यहीं आकर सो जाना। यह बोलकर वरदान ने मुस्कुरा के करवट ले ली, जबकि वंशिका की आंखें और बड़ी हो गई। वंशिका ने पलटकर हैरानी से वरदान को देखा तो वरदान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी और आंखें बंद थी। वंशिका ने गुस्से में पिलो उठाया और सोफे पर चली गई।
सुबह जब वंशिका की आंख खुली तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शौर्य वरदान के ऊपर उल्टा होकर सो रहा था। वंशिका तो भूल ही गई थी कि शौर्य को अब भी पेट पर सोने की आदत थी। शौर्य ने नींद में सोचा कि वह वंशिका बुआ के ऊपर ही है, लेकिन वह वरदान के ऊपर था। वरदान ने भी शौर्य को कसकर पकड़ा हुआ था। शौर्य को अपने ऊपर लेटा कर वरदान को तो बहुत सुकून मिल रहा था। वरदान को पहले शौर्य से प्यार हुआ था, बाद में वंशिका से। शौर्य ने तो वरदान को देखा ही नहीं था। दोनों एक साथ सो रहे थे और बहुत क्यूट लग रहे थे। वंशिका उन दोनों को देख रही थी। वंशिका के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। वंशिका ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा, या मेरा शैतान शौर्य नींद में ही इस मास्टर के ऊपर सो गया। वंशिका वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वरदान की भी आंखें खुली। उसने अपने ऊपर शौर्य को देखा तो ना चाहते हुए भी शौर्य का माथा चूम लिया। वरदान ने शौर्य को धीरे से बेड पर लेटा दिया। उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। शौर्य तो बेसुध सा हो रहा था। तभी वरदान ने महसूस किया कि गेट खुलने वाला है। वरदान आसपास छुपने की जगह ढूंढने लगा तो उसे कोई जगह नहीं मिली, इसलिए वह भी सीधा बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में वंशिका शावर के नीचे खड़ी थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि वह नहा रही होगी और वह आदमी उसके बाथरूम में घुस जाएगा। वंशिका ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। जैसे उसने वरदान को देखा तो चिल्लाने वाली थी, लेकिन वरदान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वरदान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वरदान बोला, देखो मैं जानता हूँ मुझे ऐसे तुम्हारे बाथरूम में नहीं आना चाहिए था, लेकिन बाहर कोई है इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैं हाथ हटा रहा हूँ, तुम चिल्लाना मत। वरदान ने आंखें कसकर बंद की हुई थी। उसका एक हाथ वंशिका के मुंह पर था। वंशिका के आंसू वरदान की उंगलियों को छू रहे थे। वरदान इस वक्त वंशिका के दिल की हालत समझ रहा था, लेकिन वह भी मजबूर था। वरदान ने धीरे से अपना हाथ वंशिका के मुंह से हटा दिया और पलट कर खड़ा हो गया। वरदान ने अपनी आंखें खोली। वरदान को वंशिका के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वंशिका का रोना वरदान से देखा नहीं जा रहा था। वरदान ने आसपास नजर घुमाई तो वहां एक टॉवेल था। वरदान ने टॉवेल लिया और बिना पलटी वह टॉवेल वंशिका को पास किया, लेकिन वंशिका तो पलटकर आंखें नीचे किए रो रही थी। उसने देखा ही नहीं कि वरदान उसे टॉवेल पास कर रहा है। कुछ सेकंड तक जब वरदान के हाथ से वंशिका ने टॉवेल नहीं लिया तो वरदान ने ना चाहते हुए भी हल्का सा पलट कर देखा। वंशिका दीवार की तरफ मुंह करके रोए जा रही थी। वरदान ने टॉवेल खोलकर वंशिका को कवर कर दिया। वरदान के हाथ अभी वंशिका के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे। किसी कपड़े को अपने ऊपर महसूस करके वंशिका ने जल्दी से टॉवेल को पकड़ लिया और तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, वंशिका मैं शौर्य को लेकर नीचे जा रही हूँ, तुम भी नहाकर नीचे आ जाओ। आज हवेली में पूजा है। वंशिका अब भी सिसकियां ले रही थी। वंशिका ने अपने आंसू पोंछकर कहा, जी भाभी मैं आ जाऊंगी। शारदा ने शौर्य को गोद में उठा लिया और फिर बोली, वंशिका शौर्य ने परेशान तो नहीं किया? इस पर वंशिका ने फिर से अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं भाभी शौर्य परेशान नहीं करता, वह तो आराम से सो जाता है। वरदान को समझते देर नहीं लगी कि शौर्य इस लड़की का बच्चा नहीं है, बल्कि जो औरत बाथरूम के बाहर है वह लड़का उस औरत का ही है। अब वरदान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने फिर भी कंफर्म करते हुए पूछा, गोरी क्या तुम उस बच्चे की मां नहीं हो? वरदान का सवाल सुनकर वंशिका की आंखें फिर से फैल गईं। वंशिका ने ना में ही गर्दन हिला दी। वंशिका बोली, वह मेरे भाई का बेटा है, शौर्य राजपूत। वरदान के हाथ जो वंशिका के चारों तरफ लिपटे हुए थे, वरदान ने अपनी बाहों को और छोटा किया और वंशिका को अपनी बाहों में समेट लिया। वंशिका तो लगभग सदमे में जा चुकी थी। उसे तो एक के बाद एक शौक लग रहा था। बेचारी डर के मारे कुछ बोल भी नहीं रही थी। वरदान भी महसूस कर रहा था कि वंशिका घबराहट के मारे कांप रही है। वंशिका जितना घबराती, वरदान का दिल उतनी ही जोर से उछाल मारता। वरदान ने वंशिका के बालों को किस किया और बोला, मैं जा रहा हूँ। कल रात के लिए थैंक यू। तुम और तुम्हारा भतीजा दोनों ही बहुत क्यूट हो। वरदान ने वंशिका को हल्का सा अपनी तरफ घुमाया और बिना नोटिस किए वंशिका के होठों को कैप्चर कर लिया। वंशिका की आंखें तो फिर से बड़ी हो गई। वंशिका को तो आज वरदान लगभग हार्ट अटैक देने ही वाला था। एक किस के बाद वरदान वंशिका से दूर हुआ और अपना माथा वंशिका के माथे से लगाकर बोला, जा रहा हूँ, बाय।
वंशिका ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वरदान जा चुका था। फ्लैशबैक एंड वरदान अपनी बालकनी में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। वरदान के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान थी। वरदान ने अपने होठों को छुआ और फिर उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। वरदान ने अपनी आंखें बंद करके कहा, प्लीज वंशिका, जहां कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ। अब 1 मिनट तुम्हारे बिना काटना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ दिव्यांश और पैंथर दोनों ही कमरे में आ चुके थे। दिव्यांश ने दृष्टि को देखा तो बस देखता ही रहा। दिव्यांश पंजों के बल फर्श पर बैठ गया और दृष्टि के चेहरे को निहारता रहा। करीब 2-3 मिनट तक दिव्यांश दृष्टि को ही निहारता रहा। उसका मन ही नहीं था कि वह अपनी नजरें दृष्टि के चेहरे से हटा ले। और तभी पैंथर ने पीछे से धीरे से कहा, सर कितनी देर देखोगे, अब चलिए ना। पैंथर के डिस्टर्ब करने पर दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने धीरे से दांत पीसते हुए कहा, मैं आज रात यहीं रहूंगा, समझा। पैंथर ने पूर्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इस चुड़ैल का क्या करोगे? यह जग गई तो हम दोनों पर चिपक जाएगी। दिव्यांश ने कहा, पूर्वी तेरा डिपार्टमेंट है, उसे संभाल, लेकिन मैं आज रात अपनी दृष्टि के पास ही रहूंगा। मुझे अपनी दृष्टि को पूरी रात देखना है। आखिर मैं अपनी दृष्टि को कितने महीने बाद देख रहा हूँ। पैंथर बोला, सर कितने क्या, 1-1.5 महीना ही तो हुआ है। इस पर दिव्यांश ने हल्के गुस्से में कहा, बस मैंने बोल दिया ना, मैं दृष्टि के पास ही रहूंगा, तो तू पूर्वी को यहाँ से लेकर जा। मैं कहाँ लेकर जाऊं? पैंथर ने हैरानी से कहा। यह सुनकर दिव्यांश बहुत गुस्से में पैंथर को देख रहा था और पैंथर ने अपने दोनों हाथ हैरानी से फैलाए हुए थे। थोड़ी देर एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद पैंथर ने अपना सिर पीट लिया। फिर अपनी जेब में से एक रुमाल और एक छोटी सी बोतल निकाली। पैंथर ने उस बोतल से कुछ बूंद रुमाल पर डाल दिए। दिव्यांश ने पूछा, यह क्या है? पैंथर बोला, क्लोरोफॉर्म है। पैंथर ने वह रुमाल पूर्वी के मुंह पर रख दिया। थोड़ी ही देर में पूर्वी बेहोश हो गई। दिव्यांश ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और पैंथर से बोतल मांगने लगा। पैंथर बोला, आपको किसे बेहोश करना है? दिव्यांश बोला, यही मेरी शिकंजी को, मैं इसके पास लेट गया तो यह जग जाएगी, इसलिए दे दे, मैं इसे बेहोश कर दूंगा। पैंथर ने एक बूंद दिव्यांश के रुमाल पर डालकर कहा, इतनी बहुत है, इसी से बेहोश हो जाएगी। दोस्तों क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।